दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पी एस सी सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। जल्दी से आ जाइए आप लोग। क्विज स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग अगर जुड़ जाएंगे तो हम क्विज स्टार्ट कर देंगे। अभी एक ही लोग आए हुए हैं। अच्छा, काफी लोग हैं, इसी में गलत दिखा रहा है। ओके, तो आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए? शुरू करें। आपको बता देना चाहते हैं, जो लॉ वाले हैं उनके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने शुरू कर दिया है प्लस कोर्स में। तो जा करके सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे, लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। वो यूपीपीएससी वाले में जाकर कोई भी कोर्स एक बार ज्वाइन कर लेना है, फिर कुछ भी पढ़ते रहना उसमें। ठीक है ना? पीडीएफ वगैरह सब हमने आपको बताया ही हुआ है कि अनअकैडमी प्लस पे जाकर UD10 आपको वहां पर ये रेफरल कोड जो है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, कल हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे, तो ये रेफरल कोड आपको यूज करना है। अनअकैडमी ये ऐप है, और ये UD10 आपको जो दिख रहा है रेफरल कोड, इसी को यूज करना है। UD10 को यूज करेंगे, वहां आपको सारी प्रक्रिया अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए, अभी हम इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो लास्ट में हम क्लास के चर्चा करेंगे। तो अभी चलिए हम क्विज स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने उत्तर देते जाइएगा, और जो पहले उत्तर देगा मैं उसका नाम पढ़ूंगा। ठीक है, जैसा कि होता आया है। हम्म तो ये प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा बिसिनोसिस नामक रोग का कारण होता है? बिसिनोसिस का कौन सा कारण होता है? ABCD, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसी ने उत्तर दिया क्या? गलत उत्तर है। अनुराग जी, गलत उत्तर आपने दिया है। सही उत्तर देखते कौन देता है। चलिए, और कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। ओके ललित जी, आपने अब सही उत्तर दिया है।
ललित त्रिपाठी का उत्तर सही है भाई। ठीक है। बी, कपास धूल, ये फेफड़े संबंधित बीमारी है, बिस्नोसिस। कपास के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनको ये बीमारी होती है खासकर। वैसे तो धान वगैरह के जो खेत होते हैं, जो कृषि के कार्य में लगे होते हैं, और जो लोग देखे होंगे जब अनाज निकाला जाता है थ्रेसर आदि के द्वारा, तो बहुत ज्यादा धूल के कण निकलते हैं। अगर आप उसमें निकलें तो आपके फेफड़े में जलन होने लगती है, कड़ा कड़ा लगने लगता है, गले में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इससे अगर इस कंडीशन में आप कार्य करें लगभग 1 महीने या कई दिनों तक, तो आपको बिस्नोसिस रोग होने के चांसेस होते हैं। तो मुख्यतः कपास उद्योग में लगे कपास के से संबंधित जो क्षेत्र है उससे जो लोग जुड़े होते हैं, मजदूर जुड़े होते हैं, उनमें बिस्नोसिस नामक रोग पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा बी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के किसानों संबंधित है, एकदम सही कह रहे हैं। वहां पे ज्यादा कार्य होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर ज्यादा शिकायत रहती है। ओके। बिस्नोसिस एक दुर्लभ फुस्फुसीय रोग है, फेफड़े का रोग है। यह अंतर्ग्रहण के द्वारा जूट, पटसन और कपास के कणों के फेफड़ों में पहुंचने से होता है, और इसे कभी कभी ब्राउन लंग डिजीज भी कहा जाता है। यह व्यावसायिक अस्थमा का एक रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिस्नोसिस विशेषतः अपरिष्कृत कपास संबंधी कार्यों में संलग्न व्यक्तियों से होता है। प्रसंस्करण के प्रथम चरण के दौरान कपास की गांठों को खोलने वाले व्यक्तियों को इस रोग से ग्रसित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बिस्नोसिस रोग एक अन्य प्रकार से भी होता है, जैसे मैंने बताया, जिसे ग्रेन वर्कर्स लंग कहा जाता है। यह रोग खाद्यान्न फसलों संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों को भी हो सकता है। बिस्नोसिस के बारे में और जानेंगे तो बिस्नोसिस से पीड़ित रोगियों को सामान्यतः खांसी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ लोगों में अवकाश के पश्चात पुनः कार्य आरंभ करने पर धूल के संपर्क में आने की स्थिति में मंडे फीवर हो जाता है। इस रोग से संबंधित, तो मंडे फीवर इसी से संबंधित है। इस रोग से संबंधित लक्षणों में सप्ताह भर के दौरान सुधार हो जाता है तथा लोगों का इस रोग को उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से संपर्क समाप्त हो जाने की स्थिति में, अर्थात उन गतिविधियों से अगर आप अलग हो जाएं तो ये अपने आप भी सही हो सकता है। हालांकि निरंतर संपर्क की स्थिति में स्थायी क्षति और श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है, और फेफड़े संबंधी गंभीर रोग भी इससे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बायो माइनिंग क्या है? ये 4 ऑप्शन है। बायो माइनिंग, बायो माइनिंग क्या है? ऑप्शन मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफी कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है, और आप बताइए कि बायो माइनिंग है क्या। किसी ने उत्तर नहीं दिया अभी। जी बिल्कुल, व्हाइट चेस्ट कैंसर के रूप में भी इसको जाना जाता है। चंद्रशेखर जी एकदम सही बता रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। यस, बिल्कुल सही, सब सही उत्तर दे रहे हैं इसका। आकांक्षा वर्मा ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया सही, बी इसका उत्तर होगा। यह चट्टानी अयस्कों या खदान अपशिष्टों से धातु निष्कर्षण हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। क्या है? चट्टानी अयस्क और खदान अपशिष्टों से धातु निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। बी इसका उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था, देखते हैं। हालिया संदर्भ, दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में 3 जल भराव क्षेत्रों अर्थात भलसवा, ओखला और गाजीपुर के बायो माइनिंग, जैव खनन और बायो रेमिडिएशन, जैव उपचारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बायो माइनिंग चट्टानी अयस्कों या खदान अपशिष्ट से आर्थिक रूप से उपयोगी धातुओं को निष्कासित करने के लिए, निष्कर्षित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। बायो माइनिंग तकनीक का धातुओं से प्रदूषित हो चुके स्थलों को साफ करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो इनमें से कौन सी परिभाषा होगी जैव विविधता की?
कृपया अपने उत्तर दें। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ठीक है विवेक जी, सही उत्तर है आपका, ए इसका उत्तर होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ना। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रजातियों की संख्या रहेगी अलग अलग, उतना ज्यादा जैव विविधता रहेगी। ये जो सी वाला दिया है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया है सी, वो गलत है। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति से विभिन्नता जो है ये जैव विविधता नहीं होती। किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जितने ज्यादा प्रकार के प्रजातियां पाई जाएंगी वही उसी को जैव विविधता कहेंगे, या प्रजाति विविधता भी इसको कहते हैं। ओके नेक्स्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। और यह विभाजन किसने किया था? तो 1972 में विटेकर महोदय ने यह विभाजन किया था। तो इनका नाम याद रखना है, विटेकर, पूछा जा सकता है कि इस विभाजन किसने किया था अल्फा, बीटा, गामा में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है, या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है? बताएं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दरअसल मेरा मोबाइल जो है डिस्कनेक्ट हो गया, इसमें नेट समाप्त हो गया, तो अपडेट हो रहा है। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये मुख्यतः ये सबसे प्रमुख पहलू है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ओके, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति और समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। तो ये महत्वपूर्ण सबसे यही पहलू होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ये तो हमने एक वीडियो में बताया भी था, इस पर चर्चा भी की थी। किसने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोजन ने। देखिए, मोबाइल ऑफ होने के कारण जो है मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, माफ करिएगा इसके लिए। तो वाल्टर जी रोजन, इन्होंने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आइए देख लेते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। किसने? रेमंड एफ दासमैन ने। लेकिन इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जी रोजन ने। तो इसीलिए ये उत्तर सही होगा, जी रोजन। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की या प्रजाति विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध है। इस समृद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे ज्यादा उपयुक्त है? यहां अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अति आक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं, या फिर यहां मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो आप लोग अपने उत्तर दे दें।
यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी है, इस क्षेत्र में विदेशी तथा अति आक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। और डी है, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। आप हिमालय में विभिन्न ऊंचाइयों पे विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको पता है, हमने चर्चा भी की है इसकी। विभिन्न ऊंचाइयों पे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ते जाएंगे उतना ही कम जो है जैव विविधता पाई जाती है उसमें, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पर जो स्थितियां हैं पर्यावरणीय वो काफी जटिल होती जाती हैं। जैसे आप जो है 0 डिग्री अक्षांश से जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जो स्थिति होती है, जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, वही हिमालय पर्वत पे भी लगभग ऐसा ही पाया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पे विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो यहाँ पर इस तरह का संगम है, इसीलिए जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती है। हर तरह के जैव भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता इसीलिए पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से इसीलिए अत्यंत समृद्ध है। और भारत के जो 4 हॉट स्पॉट्स हैं उनमें से एक पूर्वी हिमालय भी आता है। भारत में 4 हॉट स्पॉट्स हैं जैव विविधता के, पूर्वी हिमालय, आपका पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार और सुंडालैंड, ये 4 आते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। देखिए, अभी हमने जो इसके पिछले प्रश्न में चर्चा की, ठीक वही प्रश्न है, दूसरे प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आप जवाब दे लें तब मैं आपको जवाब देता हूं। 5 सेकंड आपको देता हूं, आप अपना जवाब दे लें तो मैं जवाब देता हूं। ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। देखिए, दोनों ही सही है। ठीक है, इसमें दोनों कथन सही है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ठीक है, निम्नतर अक्षांश मतलब कि आपका जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में वर्षा अधिक होती है। यहाँ पे पर्यावरणीय दृष्टि से ज्यादा जैव विविधता के लिए अच्छी दशाएं हैं। तुलनात्मक रूप से जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टि से जटिलता बढ़ती जाएगी, उसी तरह जैव विविधता भी कम होती जाएगी। तो पहला सही है। दूसरा, पर्वतीय प्रवणताओं, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट्स, जो झुकाव होता है या ऊंचाई कह सकते हैं इसको, जो उच्चतर उन्नतांश होते हैं उनकी तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यही हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा। तो दोनों ही सही है। सी इसका उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही स्थित है। 0 से 10 डिग्री अक्षांश में लगभग पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों, चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। हमने आपको कई बार कहा है कि जब आप ऐसे प्रश्न टैकल करें जहां पर केवल दिया हो तो आपको वो उस बात के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप गलत हो सकते हैं वहां पे। ऐसा 80% केस में देखा गया है कि जहां पर केवल शब्द यूज होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है। लेकिन 20% का सही होना ये खतरे की घंटी होता है कि आप केवल को हमेशा गलत नहीं मान सकते हैं। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं स्थित है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कई जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां भी पाए गए हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप। तो क्या ये सही है? ये भी गलत है। ठीक है, भारत में 4 तो हैं लेकिन ये पश्चिमी हिमालय नहीं आता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय सम्मिलित नहीं है इसमें। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सुंडालैंड का ही जो चौथा है उसका भाग है। तो ये तो सही है, लेकिन पश्चिमी हिमालय गलत है। तो जैव विविधता के भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार और सुंडालैंड। ये 4 हैं।
जबकि पश्चिमी हिमालय नहीं आता है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये दोनों ही गलत होंगे। 1 और 2, न तो 1 न तो 2, डी इसका उत्तर होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं जहां पे ऐसी स्थितियां विद्यमान हो। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही एक भाग है, इसलिए ये तो सही हो सकता है, लेकिन पश्चिमी घाट बिल्कुल गलत है। पश्चिमी हिमालय वो हॉटस्पॉट में नहीं आता है। जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? अब यहां पर मैं 2 प्रश्न इसी ढंग के करूंगा। कल भी हमने चर्चा की थी, जो रैपिड टेस्ट था, फैक्चुअल जो प्रश्न हमने कल हल किए थे 75, एक बार फिर देख लीजिएगा, वहीं से ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, ये सभी जैव विविधता के नाश के कारण हैं। लेकिन अगला प्रश्न, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण कौन सा है? तो यहां भी सभी कारण हैं, लेकिन यहां मुख्य कारण पूछ लिया है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। आज एक्चुअली दिन में लाइट कट गई ना, इसकी वजह से न तो मोबाइल चार्ज हो पाया और न ही लैपटॉप महोदय चार्ज हो पाया। तो जैव विविधता के ह्रास का जो सबसे मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी इसका उत्तर होगा। सबसे मुख्य कारण पूछ रहा है तो 2 तरह से प्रश्न पूछेगा, एक मुख्य कारण पूछेगा, एक कारण पूछेगा। कारण में तो सभी आ जाएंगे, बहुत सारे कारण हैं जैव विविधता के नाश के, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। ठीक है, जो आवासीय विनाश है इससे सबसे ज्यादा जैव विविधता में ह्रास हुआ है। निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए तो आसान प्रश्न है ये। ठीक है, किसमें रखी जाती हैं? ये जो है, जैसे कि आप किसी जैव प्रयोगशाला में जाएं तो आप देखेंगे कि ये द्रवित, किसमें? द्रवित नाइट्रोजन में रखे जाते हैं। ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, द्रवित नाइट्रोजन में, ए आंसर होगा इसका। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, प्राकृतिक आवास से हटाकर, क्योंकि इनको संकट होता है उनके प्राकृतिक आवास में। XC2 संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर उनको संरक्षित करने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। हमने XC2 और इन सीटू संरक्षण के बारे में आपको बताया था, तो वही है, पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रवित नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पूछा है तो नाइट्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा धुंधला हो गया ये वाला। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है और नीचे उत्तर दिया है, आप लोग अपना उत्तर चुन सकते हैं। कथन पढ़ने के बाद मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं कि आप ये पढ़ें। थोड़ा स्टेटमेंटल है, ध्यान से पढ़िएगा। तो यह सार्वजनिक रूप से जुड़े उपकरणों से डेटा के संग्रहण और उनके उपयोग से संबंधित सार्वभौमिक मानदंडों और मानकों को स्थापित करने हेतु अधिदेशित है, अधिदेश है। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस हाल ही में चर्चा में भी रहा था पिछले वर्ष, तो ये पहला वाला सही है। वर्तमान में इस गठबंधन की सदस्यता सदस्य देशों के सार्वजनिक संस्थानों तक सीमित है, ये गलत है। ये निजी संस्थानों को भी सम्मिलित करता है। यह OECD देशों की एक पहल है, गलत है। G20 देशों का पहल है ये, तो 2 और 3 गलत है, पहला ही सही होगा। ए इसका उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, आपके UPSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो हाल ही में भारत G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में शामिल हुआ है। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस विश्व के 15 अग्रणी शहरों के नेटवर्क और प्रौद्योगिकी शासन संगठनों का एक संघ है जो स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायित्वपूर्ण और नैतिक तरीके से उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के कथन एक सही है। इस गठबंधन का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर संबद्ध
उपकरणों का उपयोग करने के लिए वैश्विक मानदंडों और मानकों की स्थापना कर स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में इस संबंध में कोई भी वैश्विक रूपरेखा का नियम विद्यमान नहीं है कि किस प्रकार सार्वजनिक स्थानों से सेंसरों जैसे कि ट्रैफिक कैमरों द्वारा या उनके माध्यम से संग्रहित डेटा का उपयोग किया जाए। इसीलिए स्मार्ट सिटीज अलायंस बनाया गया है टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए। कथन 2 सही नहीं है, कथन 3 भी सही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि कथन 2 में क्या कहा गया था कि यह सिर्फ सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों को शामिल करता है, लेकिन ये गलत है। ये नगर पालिकाओं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के भागीदारों और शहर के निवासियों को एकजुट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को नवीन G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। कथन 3 सही नहीं है। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के संस्थागत भागीदारों के संस्थापक समूह में ग्रुप ऑफ 20 अर्थात G20 के वर्ष 2019 और 2020 के अध्यक्ष एवं मेजबान राष्ट्र जापान और सऊदी अरब, भारत का स्मार्ट सिटी मिशन, सिटीज फॉर ऑल सिटीज टुडे इंस्टीट्यूट, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, कॉमनवेल्थ सस्टेनेबल सिटीज नेटवर्क, ये सब शामिल हैं, जबकि OECD शामिल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहां पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो आप सब्सक्रिप्शन वाले भाग में जाएंगे, वहां सब्सक्रिप्शन के लिए ये रेफरल कोड मांगेगा, तो UD10 यूज कर लीजिएगा। जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना हो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां जो छूट इस समय चल रही होगी अनअकैडमी प्लस पे आपको मिल जाएगी और आराम से व्यापक रूप से आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम अभी जब मोबाइल चार्ज होगी मेरी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और विज्ञान प्रौद्योगिकी की ये सीरीज चल रही है, हम लोगों की MCQ चल रही है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो हम चलाएंगे। तो भूगोल इतिहास का हो ही चुका है, उसका प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, सारे देख लीजिए। ये डेली 8 PM करके है प्लेलिस्ट, ठीक है, डेली 8 PM। तो अभी कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये सीरीज हमारी जारी है, इसलिए वो वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं। तो थंबनेल में कुछ चेंजिंग चाहिए तो वो मैं कर दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए अपनी सफलता के लिए। प्रश्न शुरू करेंगे। हाँ, सुबह वाला वीडियो आप देखना मत भूला करिए दोस्तों। लॉकडाउन के बाद परीक्षाओं जुड़ी खबरें तेज़ी से अब आएंगी करंट अफेयर्स के साथ, उसका भी आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, परीक्षाओं जुड़ी भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है या परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को? तो जाइमेज एंजाइम है उसका नाम, याद रखिएगा। माल्टेज तो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वहीं जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अभी आगे एक प्रश्न में और भी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा C। आपको जो डाउट रहा करे दोस्तों वो कमेंट बॉक्स पूछ लिया करिए। अभी रिकॉर्डेड वीडियोज़ आ रहे हैं, बाद में लाइव वीडियोज़ आएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपके प्रश्नों का त्वरित उत्तर देने का प्रयास उससे किया जाएगा। मानव शरीर में स्थित पुच्छ निम्नलिखित में से किस संरचना से संलग्न होता है? जो अपेंडिक्स है वो किससे संबंधित होता है? देखिए, वृहद आंत और छोटी आंत जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर आप देखेंगे कि वृहद आंत का जो एक भाग है वृहद आंत में, जिसको सीकम बोलते हैं, उस सीकम से ही ये जुड़ा होता है अपेंडिक्स। तो ये अवशेषी अंग एक प्रकार का होता है, इसका कोई कार्य होता नहीं है। इसको यदि निकाल भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो अपेंडिक्स अक्सर इसमें जब सड़न उत्पन्न हो जाती है किसी कारणवश तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन लोगों का होता है। तो अपेंडिक्स एक रोग नहीं है, याद रखिएगा। अपेंडिक्स में जब सड़न उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तब उसको काट के निकाल लिया जाता है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो वृहद आंत का भाग होता है, वृहद आंत से जुड़ा होता है। D इसका उत्तर होगा।
हृदय वाहिका तंत्र की देखिए, अब यहाँ पर एक लक्षण दिया है किसी रोग का। रोग के लक्षण तो आप जरूर पढ़ लें, तो रोग के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, तो रोग के लिए एक अलग वीडियो बना देते हैं। प्रत्येक रोग के लक्षण, उसके उपचार, क्या क्या खोजें हुई हैं, ठीक है, किस किस अंग को प्रभावित करता है, ये सब। तो हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाना तथा रोगी को नींद न आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये किस रोग का प्रमुख लक्षण है? तो ये देखिए, एक एक करके देखेंगे आपको पता चले। लकवा क्या है? लकवा में अक्सर जो मस्तिष्क की जो नसें होती हैं उनमें रक्त स्राव का जो बहाव है वो या तो अवरुद्ध हो जाता है, या जितनी मात्रा में मिलना चाहिए मस्तिष्क की क्रियाविधि चलने के लिए वो मिल नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, ये लकवा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो लकवा, पैरालिसिस। दूसरा है साइजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी मस्तिष्क का एक रोग है। इसमें क्या होगा कि अजीब अजीब हरकतें व्यक्ति करता है, वो काल्पनिक दुनिया में जीता है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि वो किसी को देख रहा है, किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आपकी बातें वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको आपकी बातें नहीं समझ पा रहा है वो, न तो आपके प्रति कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है सीजोफ्रेनिया रोग में। अपस्मार या जिसको मिर्गी कहते हैं, ये भी मस्तिष्क का एक विकार है, ठीक है। मस्तिष्क में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं तो ये मिर्गी टाइप की बीमारियां उत्पन्न होती है, अपस्मार। अगला है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का ही ये लक्षण है जो आपको दिख रहा है। इसमें हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है, रोगी को नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो इसको न्यूरोसिस कहते हैं। अगला, हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो हृदय के रक्त का संचरण मतलब हृदय का रक्त, हृदय का रक्त मतलब जो शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है उनको क्या कहेंगे, हृदय धमनियां कहेंगे। और जो हृदय से रक्त फेफड़े तक पहुंचता है शुद्ध होने के लिए, वो क्या कहेंगे उसको, फुसफुस धमनियां। जो फेफड़े तक पहुंचेगी फुसफुस धमनी, जो हृदय तक पहुंचेगी वो हृदय धमनी। ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी। अस्थि एवं दांत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दांत, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, आप आराम से कर लेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम का एक और उपयोग है शरीर में प्रमुख, जो रक्त का थक्का जमता है उसमें कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डी इसका उत्तर है, ठीक है। एक और इसका मैं आपको उपयोग बता रहा था शरीर में। रेड रिबन एक्सप्रेस, ये एक अभियान है, आंदोलन प्रकार का है, चलता फिरता दृश्य साधन है। किसके लिए है? तो एड्स हेतु जागरूकता के लिए। रेड रिबन आप देखते ही होंगे, ठीक है। एड्स का जहाँ जहाँ आपने प्रचार देखा होगा, रेड रिबन देखा होगा, ठीक है। इस तरह का लोग पट्टियाँ बांधते हैं अपने बाजू में, कई बार आपने क्रिकेटरों को देखा होगा। तो आपसे ये प्रश्न है मेरा आज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विश्व एड्स दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो ये जो है रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स हेतु जागरूकता के लिए चलता फिरता दृश्य साधन है। अगला है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? देखिए, पानी में कैलोरी होता नहीं, कितना आप पीजिए, एक गिलास नहीं, एक पूरी नदी सुखा दीजिए पी करके, उससे कैलोरी आपको हासिल नहीं होगी, शून्य जो है कैलोरी मिलेगी। दरअसल शुद्ध जल जो होता है वो एक उदासीन पेय पदार्थ है, उदासीन है, तरल है। उदासीन मतलब इसका पीएच मान जो है 7 होता है। आपको पता है 7 से कम अगर पीएच मान हो तो वो अम्लीय विलयन होता है या अम्लीय तरल होता है, और 7 से अगर अधिक पीएच मान हो तो वो क्षारीय तरल होता है, और 7 हो तो वो उदासीन होता है। तो जल एक उदासीन है, इसमें कैलोरी नहीं पाई जाती है। तो जब जल पूछेगा दोस्तों तो आप शुद्ध जल ही इसको मानकर चलेंगे, ठीक है। जब भी प्रश्न में जल पूछेगा तो शून्य इसका उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इनमें से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन, पेशी संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो तीनों की ही आवश्यकता होती है, याद रखिएगा।
पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लोहा, सोडियम, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो रक्त में कैल्शियम, सोडियम और आयरन या लोहा, इनका समुचित अनुपात हृदय की गति और अन्य मांसपेशियों को उत्तेजित करना, उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने हेतु आवश्यक है। इनकी एक निश्चित अनुपात में मात्रा आवश्यक होती है। तो डी इसका उत्तर है। अगला है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। देखते हैं, आप गाय का दूध पीते होंगे, बड़ा स्वादिष्ट होता है अगर आपको शुद्ध देशी गाय का दूध मिले तो। जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो तो केसीन होता है, ये आपको पता है। लेकिन जो इसके अलावा इसका पीलापन और होता है, पीला और सफ़ेद जो रंग होता है, तो वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। यही जो है गाजर में भी आपके पाया जाता है। गाजर में भी जो पीलापन होता है कैरोटीन ही उसका कारण होता है। तो दूध में जो सफ़ेदी होती है वो केसीन के कारण होती है, और हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अब यहाँ पे पीला और सफ़ेद दोनों पूछ लिया है, तो ये हो जाएगा उत्तर केसीन के साथ प्रोटीन, कैरोटीन सॉरी, ये दोनों ही प्रोटीन है। केसीन के कारण पीला, केसीन के कारण सफ़ेद और कैरोटीन के कारण पीला। ठीक, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में पीला सफ़ेद रंग का कारण क्या है? केसीन के साथ कैरोटीन। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है विटामिन से। तो सूची है किसको किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है। हमने आपको पहले ही वीडियो में विज्ञान प्रौद्योगिकी के पूरा बताया था किस विटामिन को क्या कहते हैं, तो वो आप अवश्य देखें। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 को पायरिडेक्सिन कहते हैं, और विटामिन B12 को कोबालामाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? B1 4, B2 3, B6 5 और B12 1, 4 3 5 1। उत्तर कौन हो जाएगा आपका? B। ठीक है, 4 3 5 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? अर्थात प्रोटीन में जो अनिवार्य तत्व होते हैं, एक प्रकार से प्रश्न का पूछने का मतलब यही है, कौन कौन से होते हैं? कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है, ऑक्सीजन होता ही है, नाइट्रोजन भी होता ही है। ये चारों जरूर होंगे, अनिवार्य तत्व हैं सभी प्रोटीनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रोटीनों के संयोजन में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अतिरिक्त लोहे का, आयरन का अंश भी पाया जाता है। अगर यह पूछा जाए प्रश्न में कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, तो उत्तर होगा सोयाबीन। 40% प्रोटीन उसमें पाई जाती है। तो अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो तो खूब सोयाबीन खाइए भिगो भिगो करके, प्रोटीन की मात्रा आपकी पूर्ण होगी। और एक बात और बता दूं, उत्तर कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे एंजाइम क्या होते हैं, तो जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? अंधेरे की प्रक्रिया, अभिक्रिया जिसको कहते हैं। पौधों में जो अंधेरी की अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन, कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में होता है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। स्ट्रोमा में थाइलोकाइड जो झिल्ली है उसके बाहर क्लोरोप्लास्ट के द्रव में ये अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन परिवर्तित करेगा? सुक्रेज। याद रखिएगा, सुक्रोज, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सुक्रेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि सुक्रोज, जो कि शुगर है,
उसको शर्करा है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराओं में परिवर्तित करता है। इसके अलावा याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ चाहे आप लिख दीजिए, लैक्टेज, जो लैक्टेज है ये लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। किसको? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टेज का हमने आपको बताया कि माल्टोज को ये ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और लाइपेज क्या करता है? ये इमल्सिफाइड जो वसाएं हैं उनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि लाइपेज क्या करता है? ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है लाइपेज। चाहे तो आप कहीं पर लिख सकते हैं पहले और इस प्रश्न को मिला करके, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में, जहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी कराई जाती है एक ही मंच पे, एक ही इस चैनल पे। आपको सभी विषय, सभी जितनी परीक्षाएं होती हैं सबसे संबंधित तैयारियां यहाँ पर कराई जाएंगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लॉकडाउन के बाद वो सब चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी जो हम आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो कम से कम डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकेगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी और आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी का चल रहा था MCQ, बाकी जो ये 9वां वीडियो है, इसके पहले के 8 वीडियो आ चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस, और भूगोल इतिहास का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो वो अवश्य देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य नहीं है? देखिए प्रश्न आप बहुत कायदे से पढ़ा करें। एग्ज़ाम टाइम में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व है। तो कभी आप जोश में जो है नहीं को है को नहीं पढ़ लेते हैं, उसी में सारी गड़बड़ हो जाती है। तो कई बार अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो आपको प्रश्न समझ में आएगा और आप उसका सही से उत्तर दे सकेंगे। जल्दबाजी में क्या करते हैं, गोला कर देते हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही होती है, 1 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, बताना है सबको, तो इससे आपका कुछ होना नहीं है। तो समय दीजिए, पर्याप्त समय 2 घंटे का होता है। और अगर क्वेश्चन समझ ना आए उसको गोला करके आगे बढ़िए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में उसको देखिएगा। तो यह कार्य नहीं है पूछ रहा है, तो यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है, ये तो सही काम है इसका। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रोए वगैरह जो खड़े होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही कार्य होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। देखिए संकुचन नहीं करता है, ये प्रसार करता है। ठीक है, नेत्र की पुतली का प्रसार करने का कार्य करता है, न कि संकुचन, यही गलत हो जाएगा आपको। और यह रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। शुगर जो है, रक्त की शुगर को ये बढ़ा देता है और रक्त दाब को भी इस तरह से बढ़ाता है। तो इसका जो उत्तर होगा C होगा, संकुचन नहीं बल्कि ये प्रसार करता है। देखिए हम आपको समय देते जाएंगे। कुछ आप जो है, जो लोग हैं अभी लाइव, जो लोग हैं, लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन लाइव की तरह होता है, प्रीमियर एज अ लाइव।
है ना, रिकॉर्डेड रहता है, लेकिन कम से कम आप लोग कमेंट कर सकते हो इसके दौरान, लाइव जैसा होता है। लेकिन लाइव सेशन जो होगा उसमें मुझे आपके कमेंट्स दिखेंगे और मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देता जाऊंगा, ये सुविधा वहाँ पे होगी। ये एक प्रकार से आभासी सिस्टम है, यहाँ पर आप पॉज करिए और अपना उत्तर दीजिए, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की वजह से नर में, ठीक है, नर मतलब समझ रहे हैं ना, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, अर्थात लिंग हार्मोन जिनको कहते हैं, किससे स्रावित होता है? तो ये दोस्तों LH हार्मोन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, LH हार्मोन। LH हार्मोन की वजह से नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। LTH हार्मोन ये दुग्धजनक हार्मोन है, जो दुग्ध उत्पन्न होता है वो LTH हार्मोन के कारण। वहीं FSH जो है हार्मोन दोस्तों, ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन तथा अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करता है। देखिए, मैं इससे ज़्यादा शुद्ध शब्द यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो जैसा इस बुक में लिखा हुआ था वही मैंने वाक्य बोल दिया, ठीक है। अब आपको जब मैं बताऊँगा फिगर सहित तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बोलूँगा कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन तथा अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि करता है। वो कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगा। ADH हार्मोन दोस्तों, ये क्या करता है? ये शरीर में जल के संतुलन को, कई बार पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, तो वह है ADH हार्मोन। हार्मोन दोस्तों मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभी आप अचानक जैसे सो रहे हो तो कोई कमरे की लाइट जला दे, बहुत तेज़ लाइट हो, और आप अचानक आपकी आंख खुले तो क्या होता है? आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो आंखें सिकुड़ती हैं, क्या चीज़ सिकुड़ती है? आप ध्यान दीजिए, एक बार करके अपने साथ देखिए तो आप देखेंगे पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है। वहीं अंधकार में कोई चीज़ देखनी हो तो आप बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हो अपनी। बड़ी बड़ी आंखें करने मतलब पुतली को बड़ी कर देते हो, पुतली को प्रसारित कर देते हो। तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करती है। अंधकार में अपने आप बड़ी और प्रकाश में छोटी हो जाती है। इस तरह से यह आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वोल्टेज सेल में कैथोड की छड़ों में किसकी परत चढ़ी होती है? बहुत महत्वपूर्ण है। वोल्टेज सेल में कैथोड की छड़ों में किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये जस्ते की परत होती है, जिंक की दोस्तों, ठीक है ना। कैथोड की छड़ों में जस्ते की, और एनोड पूछे तो एनोड की छड़ों में तांबे की परत चढ़ी होती है। कैथोड में जस्ते की, एनोड में तांबे की, ठीक है। अगला है, कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से कपड़ों की धुलाई हो गई तो धावन सोडा जिसको बोलते हैं। अगर धावन सोडा हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था इसके विषय में, तो अब तो आपको बता लेना चाहिए। चलिए बताइए इसका उत्तर। तो मैं बताता हूँ कि इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, ये जो है इसको धावन सोडा कहते हैं। कपड़ों की धुलाई में अर्थात साबुन वगैरह में, कांच के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वहीं जो खाने वाला सोडा होता है जिसको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कहते हैं, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग जल का खारापन दूर करने में, कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, ठीक है, इन सब में इसका प्रयोग होता है, कास्टिक सोडा में। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट हमने बताया कि खाने वाला सोडा इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। वहीं सोडियम क्लोराइड क्या है? ये साधारण नमक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, साधारण नमक है। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या है?
इसका उपयोग कहाँ होता है? तो उर्वरक में इसका मुख्यतः उपयोग होता है, रॉकेट में भी प्रणोदक या नोदक के रूप में, और पटाखों में भी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डी। अब ये प्रश्न है, देखिए कल ही हमने इस ऐसे प्रश्न की चर्चा की थी, तो इसका उत्तर तो आपको पता होना चाहिए। पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मैनोमीटर हमने कल आपको बताया था क्या होता है? गैसों या वायु का दाब मापने का यंत्र है। तो नतिकोण नहीं है, नतिकोण डिप सर्किल से मापा जाता है। नतिकोण का मापन किससे किया जाता है? डिप सर्किल से, न कि मैनोमीटर से। मैनोमीटर का हमने बताया गैसों या वायु का दाब, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। अमीटर विद्युत धारा मापन, कैलिपर्स छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र, कंपास ये दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त, इसको अक्सर आपने यूज भी किया होगा, देखा भी होगा कंपास को। दिशा ज्ञान हेतु एक घड़ी के तरह का, जो घड़ी की संरचना का ये यंत्र होता है, कंपास जो बोलते हैं इसको। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? पॉज करिए, बताइए। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा, अर्थात कोई वस्तु स्थिर है, उसमें जो उसके कण हैं वो तो गतिमान है, तो वो जो संचित ऊर्जा होती है अणुओं की गति के कारण किसी वस्तु में, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। वहीं गतिज ऊर्जा गति के कारण जो उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा है। तो इनमें से कौन किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष। बाकी तीनों चलती हुई गोली, अर्थात गोली चल गई हो, बहता हुआ पानी, ये भी गति है इसमें, चलता हथौड़ा चलाया जा रहा है, इसमें भी गति है। लेकिन खींचा हुआ धनुष में गति नहीं है, ये खींचा हुआ है, ठीक है, छोड़ा नहीं गया है, खींचा हुआ धनुष है। ओके, बाण में जो है, जो धनुष से बाण छोड़ा जाएगा, तीर जो छोड़ा जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन धनुष में क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। बाकी तीनों सही हैं, बाकी तीनों में गतिज ऊर्जाएं हैं। इसके अलावा खींचे हुए धनुष के अलावा तनी हुई स्प्रिंग पूछा जाता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। कमानी की ऊर्जा वो भी स्थितिज ऊर्जा है। ये सभी स्थितिज ऊर्जाओं के उदाहरण हैं। तो गति और स्थिरता में जब आपको अंतर पता होगा, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे उत्तरों को, तो उत्तर भी आपका सही होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रमुख केंद्र हैं, वैज्ञानिक केंद्र हैं, और उनका मुख्यालय दिया हुआ है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। SAC भी इसको बोलते हैं, SAC सैक। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, बिल्कुल सही। रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। इसरो दोस्तों ये भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। के सिवान इसके इस समय प्रमुख हैं, ठीक है, निदेशक हैं इस समय इसके। ये श्रीहरिकोटा में स्थित नहीं है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है भारत का श्रीहरिकोटा में। लेकिन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म ना पूछ करके शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है। तो ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें।
यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय। ठीक है ना, तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें। ठीक है, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।